नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी पार्टी की संसदीय दल की बैठक में कहा कि बीजेपी सांसद नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष को एक्सपोज करें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है, जनशक्ति हमारे साथ है। जनशक्ति राजशक्ति से ऊपर है। जनता के बीच जाइए और बताइए। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि हिम्मत है तो चर्चा करे विपक्ष। मीडिया कवरेज के लिए हंगामा कर रहा है विपक्ष। आज राज्यसभा में नोटबंदी को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सदन में कहा कि नोटबंदी से 80 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इन तमाम आरोप और प्रत्यारोपों के बीच संसद न चलने से लाल कृष्ण आडवाणी भी नाराज दिखे। आडवाणी ने कहा कि प्रश्नकाल हो, सरकार चलवाए संसद, हंगामा करने वालों पर कार्रवाई हो, हंगामा करने वालों को बाहर करें, वेतन काटने का भी उन्होंने सुझाव दिया। हालांकि गतिरोध सुलझने का रास्ता भी खुलता नजर आ रहा है, जिसके मुताबिक स्पीकर प्रश्नकाल निलंबित कर नोटबंदी पर बहस शुरू करने को कह सकती हैं। बहस बिना किसी नियम के तहत होगी, जिसके बारे में स्पीकर पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। विपक्ष वोटिंग के नियम के तहत बहस की मांग छोड़ सकता है। बहस के बाद प्रस्ताव पास हो सकता है, जिसमें लोगों की तकलीफें दूर करने को कहा जाए। हालांकि विपक्ष गुरुवार को नोटबंदी के 1 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाएगा। अगले हफ्ते शीतकालीन सत्र भी खत्म हो रहा है। सोमवार मंगलवार छुट्टी है। तो यही है आज प्राइम टाइम में चर्चा का मुद्दा। कौन किसे एक्सपोज कर रहा है, संसद में हंगामे का हल क्या है? सबसे पहले हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा की ये रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद लोगों के सब्र के कई मामले बीजेपी सांसदों को बताए पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहा, दिल्ली में तो ओवरटेक करने पर गोली मार देते हैं, लेकिन लोग धैर्य से एटीएम के बाहर खड़े हैं। लोगों ने चप्पलों को भी लाइन में लगा दिया था। पीएम ने कहा कि जनशक्ति हमारे साथ है। वरिष्ठ मंत्रियों ने टाइम पत्रिका के पोल को नोटबंदी से जोड़ा। टाइम मैगजीन के वोटिंग भी हो चुकी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन में विश्व मान्य हो गए हैं। दुनिया में सभी देशों में नंबर 1 यानी ई वोटिंग में नंबर 1 हो चुका है। पीएम विपक्ष पर जमकर बरसे। कहा कि नारेबाजी के बावजूद वो राज्यसभा में बैठे, लेकिन विपक्ष ने बहस नहीं की। लोगों को मजबूती से बताया जाए कि विपक्ष बहस से भाग रहा है। जो गतिरोध पैदा कर रहे हैं कांग्रेस, तृणमूल और बाकी विपक्ष, इसका कड़ी निंदा की। और ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ऐसे गतिरोध पैदा करना ये लोकतंत्र के खिलाफ है। उधर विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा है। यही प्रॉब्लम है, जब वो विपक्ष में होते हैं और जो उस वक्त डिमांड रखते हैं वो सत्ता में आकर भूल जाते हैं। जब 2G पे डिस्कशन होना था तो इसी बीजेपी की ये शर्त थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को, प्राइम मिनिस्टर को यहाँ रहना चाहिए। इस बीच संसद में कामकाज न होने से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी बेहद नाराज हो गए। लोकसभा स्थगित होने के बाद उन्होंने अनंत कुमार से कहा कि सरकार और स्पीकर को हाउस चलाना चाहिए। वरिष्ठ मंत्रियों ने उनके गुस्से को जायज ठहराया। सब लोग दुखी है, सब लोग नाराज है, आप लोग भी नाराज है, मैं भी नाराज हूँ, सब लोग नाराज है, करे क्या? मगर सचमुच में देश में जो भी सभी आम नागरिक लोग पार्लियामेंट जिस तरह व्यवहार हो रहे हैं उससे दुखी है। आडवाणी ने यह भी कहा कि हंगामा कर रहे सांसदों को सदन से बाहर निकाला जाना चाहिए और उनके वेतन में कटौती होनी चाहिए। संसद लगातार ठप है। न तो सरकार और न ही विपक्ष अपने कदम पीछे खींचने को तैयार है। शीतकालीन सत्र का सिर्फ 1 हफ्ता बाकी बचा है। ऐसे में गतिरोध टूटने के आसार भी अब ना के बराबर हो गए हैं। संसद भवन से शशिकांत के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल, पी वैद्यनाथ नैयर, नेशनल अफेयर्स एडिटर इंडियन एक्सप्रेस, संजय झा, नेशनल स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के, राकेश सिन्हा, पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी कि राजनीतिक विश्लेषक और सरकार के कामकाज का विश्लेषण भी वह बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और अखिलेश शर्मा हमारे पॉलिटिकल एडिटर। आप सभी लोगों का स्वागत है। राकेश सिन्हा, मैं आपसे शुरू करूं। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक्सपोज करना होगा विपक्ष को, तो इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मूल मुद्दा डिमोनेटाइजेशन का था, लेकिन वो मुद्दा वहां से हटकर नरेंद्र मोदी हो गए विपक्ष के लिए नरेंद्र मोदी एक मूल मुद्दा है। जब भी कोई घटना देश में घटती है, छोटी या बड़ी, विपक्ष कहता है प्रधानमंत्री आए, बयान दें, प्रधानमंत्री संसद में आए। अर्थात संसद की जो कार्रवाई है वो ये प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है।
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और विपक्ष को जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है। जो कैबिनेट के मंत्री हैं, चाहे वित्त मंत्री हो, गृह मंत्री हो, उनके बयानों का एक महत्व होता है और प्रधानमंत्री एक क्रूशियल बयान देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि नीतिगत बात होती है तो प्रधानमंत्री को विलंब आना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन हुआ, इसमें ऐसी कोई नीतिगत डिमोनेटाइजेशन के बाद नीतिगत बात नहीं हुई। विपक्ष का कहना क्या है कि लोगों को परेशानी हो रही है। ठीक है, परेशानी हो रही है, लेकिन क्या जन विद्रोह हो रहा है? क्या टेलीविजन कैमरा जहां जहां गया और आम लोगों ने जो अनुभव किया, उसमें हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, उसमें एक मिश्रित अनुभव हुआ है। मिश्रित अनुभव में क्या है कि लोगों को परेशानी है, हम भी क्यों देखते हैं, हम भी परेशान होते हैं उनका क्यों देखकर। लेकिन आप मान रहे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है? बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर जब मैं 3 घंटे खुद पैसे के लिए खड़ा हूं तो उस वक्त मैं परेशान। देखिए, दोनों बातें हैं, परेशान होना और विरोध करने में अंतर है। खासियत यह है कि लोग इसको आर्थिक सत्याग्रह के रूप में देख रहे हैं। इस देश में राजनीतिक सत्याग्रह तो बहुत हुआ, आर्थिक सत्याग्रह नहीं हुआ। पहली बार लोगों को लग रहा है कि हम ब्लैक मनी का जो एक उपनिवेशवाद इस देश में चल रहा था, उस उपनिवेशवाद के खिलाफ सरकार ने कदम उठाया। तो हम अपनी परेशानियों के बावजूद भी, एक मजदूर से आप बात कीजिए, एक ऑटो वाले से बात कीजिए, एक छात्र से बात कीजिए, इस परेशानी के बावजूद भी सरकार की नीति का विरोध नहीं कर रहे। अब रही संसद की बात, मैं यहां 2 बातें कहना चाहता हूं। अभी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के महासचिव ने अपने प्रधानमंत्री से कहा, अपने शासक से कहा कि आप जाइए, जनता से संवाद बनाइए, संसद अपनी उपयोगिता खो गई है। कारण क्या था? इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स पार्टी वहां है, उसके 30 लोगों ने स्पीकर के साथ वह काम किया, संसद के साथ वह काम किया, संसद चल ही नहीं पा रहा है। बार बार मार्शल उन्हें बाहर ले जाता है, वो वायलेंस की स्थिति आती है। जिम्बाब्वे में अक्टूबर में ही घटना घटी। अफ्रीका, तो क्या भारत का संसद, जिसको कहा जाता था कि पूरे एशिया के लिए एक लाइट हाउस की तरह है, उस संसद की गरिमा अब जिम्बाब्वे और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेता के बयान के आधार पर मूल्यांकन होगा या अफ्रीका के संसद के आधार पर होगा? आप संसद में बहस चाहते हैं, आप डिमोनेटाइजेशन पर क्लियरली बोलिए, लोगों की परेशानियों को बताइए, लेकिन आपका शर्त है कि वोटिंग कराओ। तो सरकार को गिराना, सरकार को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में लाना यदि विपक्ष मानता है तो मुझे लगता है कि विपक्ष का यह विध्वंसात्मक है और इसमें जनता से संवाद बनाना चाहिए। विपक्ष का मोटिव क्या है? संजय झा, जो बात राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि परेशान होना और विरोध करने में फर्क होता है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर आप लोग संसद चलने देते तो आज जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयान आया है कि एक्सपोज किया जाए विपक्ष को, ये तो रणनीति, इस पूरे हंगामे की जो रणनीति है वो आप लोगों के खिलाफ ही अब इस्तेमाल हो रही है? सिकता जी, क्योंकि सब विपक्ष की पार्टीज का सोच एक है, तो आप यही समझ लीजिए कि कितना ये गंभीर मसला है। यहां पर किसी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, हम लोग सब यहां भारत के लोगों के हित पर हम लोग खड़े हैं। देखिए, सच्चाई क्या है कि अभी यदि भारत के आर्थिक व्यवस्था को यदि आप गौर से देखें, आंकड़े को देखें, तो हम अभी एक संकट काल या आपातकाल एक आर्थिक स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये चिंताजनक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में संसद सबसे पवित्र और पुण्य जगह होता है, वही लोकतंत्र का एक खूबी है। मोदी जी को पास इतना वक्त है कि एक अंतर्राष्ट्रीय रॉक कॉन्सर्ट जो मुंबई में हो, उसके लिए वो वक्त निकालते हैं, वहां टिप्पणी भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। परंतु यहां पर देश में 90 लोगों से ज्यादा मासूम लोगों की मृत्यु हुई है। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लेकिन एक शब्द सहानुभूति का, दर्द का कुछ भी नहीं हमने सुना है। संसद का मामला तो मैं समझता हूं कि बहुत ही सरल है। देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्षी पार्टी थी तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को संसद में रहना चाहिए। इस बार मैं समझता हूं कि हालात अलग हैं। मोदी जी खुद 8 तारीख को आए थे टीवी पर और बड़े अपने अंदाज में, जिस तरीके से वो अभिनेता के अंदाज में उन्होंने कहा कि काला धन अब खत्म हो जाएगा। जी जी। जब एक शख्स ये सरकार चला रहा है तो संसद में उसी शख्स को जवाबदेही है, उनकी जवाबदेही है कि वो आके भारत के लोगों से बात करें। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या जेडीयू हो या समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी संजय झा। आप कह रहे हैं कि सभी जो विपक्षी दल है या विपक्षी नेता है उनके सुर एक है इस मुद्दे पर, लेकिन जो घोर विरोधी रहे हैं नरेंद्र मोदी के, नीतीश कुमार, वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी शेर की सवारी कर रहे हैं।
देखिए, मैं आपको फिर से इस बात पर आपको मैं एक स्पष्टीकरण दे दूं। मैं जेडीयू का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जेडीयू के लोगों ने कहा है कि वो छानबीन कर रहे हैं कि बिहार में कैसे अमित शाह और ढेर सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जमीन खरीदा। नोटबंदी के पहले करोड़ों रुपयों की खर्च की गई है। देखिए, एक बहुत गहरे मसले, वो एक अलग मुद्दा है संजय झा। मेरा सवाल ये था कि अगर लोगों की परेशानी को सामने रखना था, सदन पर रखना था, तो विपक्षी दलों को, विपक्ष को सदन चलने देना होगा। लोगों की बात सदन तक पहुंचेगी कैसे अगर आप लोग हंगामा करते रहेंगे? देखिए, मैं संजय झा जी का एक तर्क का मैं जवाब देता हूं। एक राकेश जी मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आज यदि भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक श्री एल.के. आडवाणी जी, जो खुद एक समय उन्होंने भी संसद रोका था, उनको भी याद होना चाहिए, जब उन्होंने खुद कहा है कि ये मोदी जी की सरकार, चाहे वो अनंत कुमार हो या सुमित्रा महाजन जी हो, जे इनको संसद चलाना नहीं आता है, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा आरोप लग रहा है मोदी जी के सरकार पर। ये नहीं चाहते हैं कि बातचीत हो, क्योंकि विपक्षी दल हम लोग चाहते हैं कि हर एक मुद्दा, किसको जानकारी थी, किसको फायदा मिला, क्या इसमें तैयारी थी या नहीं, आम आदमी का आज जो परेशानी हालत है, जो तबाही मची हुई है देश में, इसका जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है? और हम समझते हैं कि मोदी जी को खुद, यदि प्रजातंत्र में विश्वास होता तो वो क्यों इंतजार कर रहे हैं इसके लिए? वो खुद आए, वो खुद चुनौती के साथ कहें कि मैं 56 इंच की छाती हूं, मैं सबका जवाब दूंगा। आपका जवाब, मैं दो ही जवाब दूंगा। देखिए, इन्होंने कहा कि एक शख्स सरकार चला रहा, तो एक शख्स तो सोनिया गांधी सरकार चलाती थी, तो उनको संसद में उनको जवाब देना चाहिए था, मनमोहन सिंह की जगह, जब यूपीए था। खैर, ये शख्स की बात मत कीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एक बात मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष में एक यूनिटी नहीं है। नीतीश कुमार साफ तौर पर सरकार की नीति के साथ है, बाकी जो राजनीतिक झगड़े वो चलते रहेंगे। जो बात यहां मूल बात है कि जनता की परेशानी का इंडेक्स क्या है, इनका कहां पर प्रदर्शन हुआ है। हिंदुस्तान के किसी भी एक शहर में 100 लोगों ने डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया है। एक शहर का नाम बता दें। आज सुन लीजिए संजय झा जी सुन लीजिए, आज इतने सिर्फ 11 लाख करोड़ जिसको आरबीआई नहीं जानती थी। अरे संजय जी, आप सुन तो लीजिए। संजय जी क्यों आप कह रहे हैं कि परेशानी, मैं इतना कह रहा हूं, 11 लाख करोड़ जिसको आरबीआई नहीं जानती थी कि पैसा कहां है, वह पैसा आरबीआई के पास आ गया है। आज बैंक के पास इतना पैसा है कि सोशल वेलफेयर से लेकर हाउसिंग ईएमआई तक एक फ्लेक्सिबल नीति अपना सकती है। आप दिक्कत क्या है, जिन लोग दिक्कत क्या है कि विपक्ष जो काले धन के जमीन पर खरीद थी, वो खिंच गया। उनका काला धन नष्ट हो गया है, इससे परेशान है, उत्तेजित। चलिए वैद्यनाथन अय्यर, हम इस पूरे डिबेट को थोड़ा पीसफुली आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, क्या दोनों को यह समझ में आ गया है कि ये एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जिस पर आगे चलकर कुछ हो सकता है, कुछ गेन और लॉस हो सकता है? जी, इसमें राजनीति के संबंध में मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा। इसमें साफ हाउस को चलाना तो ये सरकार का काम है, स्पीकर का काम है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का काम है। तो पिछले दिनों जो हो रहा है पार्लियामेंट में, ये हो रहा है कि ऑपोजिशन हल्ला कर रही है और सरकार और ट्रेजरी बेंचेस अपोजिशन को कुछ स्पेस ही नहीं दे रही है कि वो चुप बैठे। पहले ही दिन अगर या दूसरे दिन या तीसरे दिन प्रधानमंत्री एक छोटा सा स्टेटमेंट भी अगर दे देते डिमोनेटाइजेशन पे और फिर हाउस चलता, तो हाउस अभी तक कुछ बिजनेस भी ट्रांसैक्ट कर जाता। तो ना प्रधानमंत्री आए, ना उन्होंने बात की। तो अपोजिशन तो बहुत ही सामान्य सी बात है कि वो ट्रेजरी बेंचेस के सामने आके, अपोजिशन भी थोड़ा एग्रेसिव हो गई है, ट्रेजरी बेंचेस के सामने आकर वो चिल्ला रही है और वो हाउस कंट्रोल में ही नहीं रह रहा है। जो आज आडवाणी जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि हाउस कंट्रोल, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो सूझबूझ से अगर अपोजिशन को साथ में लेते हैं, उन्हें थोड़ा स्पेस दे पाते, तो हाउस थोड़ा ढंग से चल भी पाता। लेकिन वो नहीं हुआ। ना ही स्पीकर से ये बन पाया कि हाउस को कंट्रोल पे रखे, डिसिप्लिनरी एक्शन ले, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो ये तो राजनीतिक मुद्दा हो गया जो अपोजिशन और सरकार में साफ नजर आता है कि कोई बातचीत ही नहीं है। देयर इज कोई कॉमन ग्राउंड ही नहीं बन पा रहा है उसमें। सरकार भी शायद इसलिए नहीं स्पेस दे रही है क्योंकि जीएसटी काउंसिल में अभी भी जीएसटी के बारे में चर्चा हो रही है।
तो जीएसटी पे कुछ अभी तक जीएसटी काउंसिल में ही कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो जीएसटी बिल अभी आना नहीं है अगले 16 तारीख तक। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जीएसटी काउंसिल पे बात आगे बढ़ जाएगी और सारा फाइनलाइज हो जाएगा और वो पार्लियामेंट में आएगा। तो सरकार को भी पता है कि जीएसटी अभी नहीं है मुद्दा पार्लियामेंट के सामने, तो अपोजिशन को किस बात का स्पेस दिया जाए, तो सरकार भी अड़ी पड़ी है। लेकिन ये बहुत ही जरूरी बात है, अगर आर्थिक मुद्दों पर अगर चर्चा होनी है तो इसमें बहुत ये जो कहानी है डिमोनेटाइजेशन की, ये एटीएम क्यूज के बाहर निकल चुकी है जी। टीवी में अभी भी सिर्फ एटीएम क्यूज ही नजर आते हैं। टीवी पर देखने को बहुत सारा लोगों की लाइनें, लंबी कतार वही नजर आ रही है, लेकिन जो आर्थिक मुद्दों पे जो असर पड़ रहा है और कई सवाल जो लोगों के दिल में, दिमाग में है कि क्या हो रहा है डिमोनेटाइजेशन के होते हुए, उसके जवाब नहीं मिल रहे हैं। जैसे मैं सिर्फ 2-3 सवाल कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात कि कितना नया करेंसी अभी तक सिस्टम में वापस आया है, उसका जवाब न सरकार से मिला है हमें, न ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिला है, जिन्होंने आज उनकी बाई मंथली की पॉलिसी स्टेटमेंट हुई थी, तो आरबीआई गवर्नर ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि अभी तक नया करेंसी कितना आया है मार्केट में, लोग क्यों अभी भी एटीएम्स के बाहर खड़े हैं, या तो फिर एटीएम्स के बाहर आपको कोई लाइन नहीं दिखती क्योंकि एटीएम्स में कैश नहीं है बहुत जगह पर। तो वो एक बड़ा मुद्दा है जिसपे कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। दूसरी, अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से सीधा सवाल ये किया जाए कि दिसंबर 30 को ये जो लिमिट लगाई हुई है हफ्ते की या महीने की या दिन की विड्रॉल लिमिट लगाई है जो 10-24 हजार रुपया है, वो लिमिट निकाल दी जाएगी क्या दिसंबर 30 को? तो उसका भी बहुत सीधे तरीके से जवाब नहीं आया है रिजर्व बैंक गवर्नर से और रिजर्व बैंक से। उन्होंने कहा कि ये चीज हम कंटिन्यूअसली रिव्यू कर रहे हैं, 1 महीना हो गया है अभी भी रिव्यू कर रहे हैं कहते हैं, और ये बिल्कुल निश्चित तरीके से नहीं बता पा रहे हैं कि 30 तारीख के बाद जो मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में है वो मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। इसका खुला जवाब अभी तक नहीं मिला, सरकार दे पाई है न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे पाई है। बाकी तो आर्थिक मुद्दे काफी है, जैसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आर्थिक मुद्दों पर अब शायद ये बहस आगे ही नहीं बढ़ रही है क्योंकि नोटबंदी को लेकर जो मूल मुद्दा था जिस पर सदन में चर्चा होनी थी वही नहीं हो पा रही है। अखिलेश, अब महीना पूरा हो गया है नोटबंदी के ऐलान को, जैसा कि वैद्यनाथन कह रहे हैं कि सरकार को लगता है कि अब इसको अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अभी क्यों स्पेस दे वो विपक्षी दलों को। लेकिन क्या इस वक्त सरकार वाकई कोई बीच का रास्ता निकालने को तैयार नहीं है? वो चाहती है कि ये हंगामा होता रहे क्योंकि अभी कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स नहीं है इस सेशन में? बिल्कुल सही बात है कि कोई महत्वपूर्ण बिल नहीं है, जैसा कि उन्होंने वैद्यनाथन ने बिल्कुल सही कहा कि जीएसटी पर कोई आम राय नहीं बन पाई है। सरकार की कोशिश थी कि इस विंटर सेशन में इसको पास कराया जाए, लेकिन जब तैयारी नहीं, कोई सहमति नहीं बन पाई, कितना दर रहेगी, तो फिर जाहिर है कि बिल तो भी नहीं आना मुश्किल ही लग रहा है। दूसरी बात यह, सरकार को ये सूट भी करता है क्योंकि सरकार को ये लगा है कि देश भर में जनता का समर्थन उसके साथ है, इस फैसले के साथ है। कम से कम सरकार को ऐसा लगता है, बाकी जमीन पर क्या हालात है वो हम और आप सब अच्छे तरह से जानते हैं, लेकिन सरकार को इस बात का विश्वास है कि जनता उसके साथ है। तो इसीलिए वो इस वक्त विपक्ष को एक तरफ आइसोलेट करने की जो उनकी रणनीति है वो भी उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं दिखाना, जैसा कि प्रधानमंत्री के बयान पर एक विवाद भी हुआ कि उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कालेधन का साथ दे रहे हैं, काले बाजारियों का साथ दे रहे हैं। उस पर विपक्ष ने बुरा माना। विपक्ष ने बुरा माना, विपक्ष ने कहा कि आपने हमें कालेधन का समर्थक बता दिया कि हम लोग तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस पर भी वो माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी को सूट करता है कि वो विपक्ष को नोटबंदी के खिलाफ दिखाए, इसलिए बार बार विपक्ष को यह सफाई देनी पड़ती है कि हम विरोध इस बात को कर रहे हैं कि हम नोटबंदी के खिलाफ नहीं है, जनता को जो परेशानी हो रही है उसके हम खिलाफ हैं। तो ये बीजेपी को सूट करता है। लेकिन चूंकि 14 दिन अब हो चुके हैं और अब ये एक आखिरी हफ्ता शीतकालीन सत्र का अगले हफ्ता बचा है, तो इसलिए कोशिश जरूर की जा रही है कि एक रास्ता निकाला जाए। जहां तक बहस का सवाल है, ये बात बार बार अभी पैनल के डिस्कशन में है कि पीएम नहीं आए, ये सही नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री बुधवार को जब प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में उनका प्रश्नकाल होता है तब लोकसभा में मौजूद थे, गुरुवार को जब राज्यसभा में होता है तब वो मौजूद रहे, प्रश्नकाल में भी रहे, उसके बाद लंच के बाद भी आए।
तो सरकार की ओर से कहा भी गया, वित्त मंत्री की ओर से, कि प्रधानमंत्री यहां पर हैं, बहस चाहे तो आप शुरू करा दीजिए। उन्होंने ये आरोप भी लगाया विपक्ष के ऊपर कि आप गोल पोस्ट बार बार शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का यह कहना था कि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे अपने बयान के लिए, तब तक आप बहस करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात विपक्ष की मांग ये थी कि आपको पूरे समय बैठना होगा। उस पर वित्त मंत्री का यह कहना था कि यह कहीं नहीं होता कि प्रधानमंत्री पूरे समय बहस में बैठे। 1952 के बाद से कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हुई। लेकिन जहां तक विपक्ष की एकता की बात की जा रही थी, मुझे लगता नहीं कि विपक्ष इस मामले को लेकर के एकजुट है, क्योंकि लोकसभा में भी जब आज बहस शुरू हुई है तो टीआरएस के जो नेता हैं उनकी ओर से जितेंद्र रेड्डी, उनका नोटिस था, उनसे बहस शुरू करने के लिए कहा गया था, तो वो शुरू करना चाहते थे, उनको रोका गया। इस पर तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तीन पार्टियां विपक्ष की अलग है। बाकी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब चाहती हैं कि बहस हो, और यही वजह कि जब आइसोलेशन इन तीन पार्टियों का हुआ है उसके बाद थोड़ा सा इनका रुख भी नरम पड़ा है। स्पीकर से मुलाकात करके ये कहा इन पार्टियों ने कि अब वो तैयार है, वोटिंग वाले नियम के तहत ही चाहे ना हो बहस, लेकिन कम से कम बहस शुरू कर देनी चाहिए। तो आपको लगता है विपक्ष इससे मानेगा? इस जो सरकार तो तैयार है, स्पीकर भी ये ऐलान कर चुकी है सदन के अंदर ही कि वो बिना नियम के बहस कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि चूंकि कल 1 महीना पूरा हो रहा है, वो चाहते हैं कि ब्लैक डे मनाया जाए, तो कल महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है संसद भवन के सामने, उस पर उनका विरोध प्रदर्शन होगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि सोमवार मंगलवार की छुट्टी आ गई है, तो सिर्फ 2 या 3 दिन बचते हैं, तो उसमें बहस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी की ओर से कहा गया कि पीएम अपनी ओर से जवाब देंगे। आज संसदीय दल की बैठक में भी पीएम ने कहा कि वो बोलना चाहते हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। तो तमाम ये बातें सामने हैं संजय झा। तो जो बात अखिलेश कह रहे हैं कि आखिर विपक्ष का गोल पोस्ट है क्या? क्या प्रधानमंत्री से माफी चाहते हैं विपक्ष के नेता, या फिर प्रधानमंत्री शामिल हो चर्चा में, या फिर चर्चा हो और साथ में फिर उसके बाद वोटिंग हो? विपक्ष इस वक्त चाहता क्या? एक तरह से कंफ्यूजन बना हुआ है। ये विपक्ष क्या चाहता है तो वो गुलाम नबी आजाद जी ने खुलेआम कहा है, आपने उनको टीवी पर भी दिखाया। देखिए शिक्षा जी, इस बात पर मैं समझता हूं गौर किया जाए कि मोदी जी का जो गुरूर और जो अहंकार है वो साफ तरीके से उभर आ रहा है। 8 तारीख को वो बड़ा भाषण देते हैं, 8 तारीख के रात को आके 8 बजे कि मैं काला धन को मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन यदि आप राजनीतिक नैरेटिव देखिएगा या दास्तान देखिएगा तो वो काला धन से लेके नोटबंदी से लेके अब वो डिजिटल इकोनॉमी हो चुका है। गोल पोस्ट यदि किसी ने बदला है तो मोदी जी ने बदला है। देखिए विपक्ष ढेर सारे प्रश्न पूछना चाहते हैं मोदी जी से, और इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा था, मोदी जी ने खुद ऐलान किया था कि देखिए ये तो बहुत गुप्त तरीके से किया गया, लेकिन जहां तक सार्वजनिक तरीके से सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत उनके कर्मचारी, उनके नजदीकी लोगों को पहले से सूचना थी और उन्होंने अपने काले धन को सफेद किया। ये तो हम समझते हैं कि बहुत ही गहरा एक आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। मोदी जी की विश्वसनीयता पर बड़े प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो मोदी जी भयभीत क्यों हैं? देखिए आप ये पूछ रहे हैं कि हम क्यों संसद में इस बात को लेके बाधाकारी एक रवैया हमने वहां पर दिखाया है। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। देखिए ये एक बहुत ही गंभीर एक विषय है। हम लोग भारत को सालों से देख रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन पहले भी हुआ था, लेकिन इतना जो जोर शोर और जितना हंगामा हुआ है और बयानबाजी हुई है मोदी जी से, सर्जिकल स्ट्राइक, ढेर सारे एक तरीके से जुमलों का एक इस्तेमाल किया गया है, तो इसको हम एक हल्के तरीके से इसको नाकार नहीं सकते हैं। सच्चाई तो यही है कि मोदी जी जिम्मेदारी है, वो दावे करें कि सरकार का और प्रधानमंत्री का गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहा है, कैशलेस इकोनॉमी, नोटबंदी शुरू होकर, इसीलिए विपक्ष का भी गोल पोस्ट शायद इधर उधर शिफ्ट होता जा रहा है। लेकिन राकेश सिन्हा, ये भी हकीकत है कि 80 से ज्यादा जाने गई हैं, वजह कुछ भी हो, लेकिन नोटबंदी से जुड़ी ये खबरें हैं। ऐसे में आप कह रहे हैं कि बीजेपी विश्वास करती है, सरकार विश्वास करती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। विपक्ष चाहे हंगामा कर रहा हो, उसके मन में तमाम दुविधाएं हो या तमाम सवाल हो, क्यों नहीं प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था, तो आकर उन सवालों का जवाब दे दें और मामला शांत हो जाए। कहना चाहता हूं कि जो बार बार कहा जा रहा है कि आम लोगों की तकलीफें हैं, इसका एक इंडेक्स है। हम और आपकी बात सब्जेक्टिव हो सकती है। विपक्ष ने भारत बंद का आह्वान किया, स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं, डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें एक सामान्य काम करने वाले मजदूर से लेकर अंबानी और टाटा तक प्रभावित हुए। सब लोग तमाम प्रभावित हुए। जब भारत बंद हुआ तो भारत बंद का क्या हस्र हुआ। हिंदुस्तान में इतनी बार भारत बंद हुआ, इतना बुरा भारत बंद
इनएफेक्चुअल भारत बंद कभी नहीं हुआ। सिर्फ 2 राज्यों में जो कि जहां पर मार्क्सवादी शासन है उनको छोड़ दिया जाए या बंगाल में, तो भारत बंद का कोई असर नहीं हुआ, जो दिखाता है कि आम लोगों का इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ नहीं है। उसी के बाद विपक्ष का गोल पोस्ट चेंज हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए इसमें 2 ही मूल मुद्दा है। पहली बात है, यदि विपक्ष इस बात के लिए तय नहीं कर पा रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, आज विपक्ष का एक बड़ा वर्ग है जो मानसिक रूप से आज भी नरेंद्र मोदी को गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में जिस प्रकार से उन्हें कटघरे में खड़ा करता था, गुजरात के दंगे से लेकर हर मुद्दे पर, आज देखिए विपक्ष कौन सी भाषा बोल रहा है। नरेंद्र मोदी को उसी प्रकार कटघरे में खड़ा करा जैसे राकेश सिन्हा, मेरा सवाल, यदि नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व किसी को पसंद नहीं है, तो उस पार्लियामेंट को कोई भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आ जाए, कोई स्पीकर आ जाए, नहीं चला सकता है। आखिर विपक्ष, ममता ने क्या कहा? ममता जी का कहना है कि रोल बैक करें, अरविंद केजरीवाल का कहना है रोल बैक करें, बाकी विपक्ष, कांग्रेस क्या है, ढुलमुल की नीति है, डिमोनेटाइजेशन ठीक है लेकिन परेशानी गलत है। तो आप एक नीति पर तो रहिए, आखिर ब्लैक मनी कैसे खत्म हो? इस मुद्दे पर जो जानकार हैं और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं, हमारी भी खबरें हैं, एटीएम बैंक लाइन की बात छोड़ दें जो वैद्यनाथन कर रहे हैं, लेकिन अब जो अंदरूनी इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर परेशानी है, किसानों को परेशानी है, सब्जी मंडियों में परेशानी है, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आज दिखा रही है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ से एक भरोसा अगर सदन की पटल पर दिया जाए तो वो रीच आउट करेगा? छोड़ दीजिए विपक्षी दलों को, विपक्षी नेताओं को क्या मांग कर रहे हैं, लेकिन वो भरोसा उन किसानों को चाहिए जो विरोध भले ही ना कर रहे हैं लेकिन परेशान है। मैं वैद्यनाथन जी का एक जवाब अपनी बुद्धि से दे रहा हूं, मैं आरबीआई का नहीं जानता हूं, मैं सरकार का ही जानता हूं। यदि सरकार ने असीमित रूप से पैसा निकालने का मोहलत दे दिया तो ये काले धन के लोगों ने, जिन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ नेपाल के बैंकों में जमा करवाया है, 1 लाख करोड़ जमा हुआ है, वे लोग आज बैठे हुए हैं, मैं 50,000 निकालूंगा, मुझे 70,000 रुपये मिलेगा, मैं फिर 50,000 उसको दूंगा, 70,000 जाकर मैं जमा करूंगा। 30 दिसंबर तक तो ये रिस्ट्रिक्शन रहना ही चाहिए और ये परेशानी हो रही है। लेकिन मैं बता रहा हूं, भारत एक ऐसा परेशानी हो रही है लेकिन भरोसा चाहिए लोगों को। मैं बता रहा हूं, भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका की तरह अर्बन नहीं है, ये कम्युनिटी लाइफ में जीता है जहां सहकारी जीवन है, और सहकारी जीवन के कारण सब्जी वाले से लेकर फल वाले तक कह रहे हैं, लेकिन सहकारिता के आधार पर कोई काम रुक नहीं रहा है। कठिनाई है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, क्यों नहीं पड़ेगा? जब 30 दिनों तक रेस्ट्रिक्टेड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो तो उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसका तात्कालिक परिणाम और दीर्घकालिक परिणाम, विपक्ष उस दीर्घकालिक परिणाम को नहीं देख रहा है। बड़े गेन के लिए अभी सब कोई जनता देख रही है, विपक्ष नहीं देख पा रही है। लेकिन बहुत कम वक्त है। अखिलेश और वैद्यनाथन, आप दोनों से आखिरी कमेंट, आपको लगता है कि इस बड़े गेन के बावजूद भी अभी भरोसा देना चाहिए सरकार को? अखिलेश पहले। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि देखिए कई सारे सवाल हैं, वैद्यनाथन उसके सही व्यक्ति हैं बोलने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने 8 तारीख को दावा किया था कि इससे कालाधन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद के लिए जो पैसा आ रहा है वो रुक जाएगा, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं, आरबीआई ने हालांकि काफी समय बाद आंकड़े दिए कि 11 लाख करोड़ रुपया जो है वापस आया है, तो इसके बाद बाकी पैसा जो था, तो इसका मतलब तो कुछ फायदा हुआ नहीं, जितना पैसा बाहर था वो सारा सिस्टम के अंदर वापस आया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है जिसका जवाब अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया है। ये अगर बहस होगी तो विपक्ष को ये सवाल पूछना चाहिए। इसके अलावा इमीडिएट में टर्म में, मध्य टर्म में और उसका लॉन्ग टर्म में जो नुकसान इकोनॉमी को हो रहे हैं उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। आज ही आरबीआई ने कहा है कि जो जीडीपी की जो उनकी भविष्यवाणी थी वो 7.6 से घट करके 7.1 रह गई है। मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में कहा कि कम से कम 2% जीडीपी का लॉस होगा। तो ये इतने बड़े बड़े सवाल हैं, क्योंकि लोगों की नौकरियां जाने का खतरा पैदा हो चुका है। इस तरह की जो रिपोर्ट बार बार आ रही है, जो स्मॉल और मीडियम स्केल के इंडस्ट्रीज है वहां पर जॉब लॉसेस हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब कौन देगा? उस पर कोई अध्ययन हुआ भी या नहीं हुआ है? सरकार का ये जरूर कहना है कि देखिए किसी भी बड़ी डेमोक्रेसी में आज तक ये जो मॉडल है ये कभी अडॉप्ट नहीं किया गया कि इतने बड़े पैमाने पर डीमोनेटाइजेशन कर दिया जाए, नोटबंदी कर दी जाए। ये अपने आप में पहली बार ऐसा किया गया। इसलिए जो थीरीज भी आ रही है वो सब अलग अलग आई है, क्योंकि किसी ने करके देखा नहीं है, कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है, तो ये पहली बार हो रहा है। तो जो भविष्यवाणियां पक्ष में आ रही हैं या जो विपक्ष में आ रही हैं, दोनों सच है ये भी हम नहीं कह सकते। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इसलिए नीतीश ने जो कहा शेर की सवारी, इसलिए तो कहा है। चलिए वैद्यनाथन, एक आखिरी कमेंट आपसे। जो नैरेटिव है आम जनता को किस तरह का भरोसा चाहिए, वो सत्ता पक्ष तो दूर, विपक्ष भी उससे दूर है इस वक्त? जी, इसमें मैं एक ही चीज मैं राकेश सिंह जी को कहना चाहूंगा कि अभी तक आम आदमी बाहर आकर इतना चिल्ला नहीं रहा है या इतनी अपनी जो विकट स्थिति में है वो बोल नहीं रहा है। उसका यह कारण भी है, शायद मुझे ऐसा लगता है या हो सकता है कि आम आदमी तो अभी अपने 500 और 1000 रुपए बदलने के लिए ही लगा हुआ है, सारा डिपॉजिट करने लगा है। 24 तारीख तक उसे बोला गया था कि आप
एक्सचेंज कर सकते हैं। और उसके बाद तो उन्होंने ऐसे भी कहा था सरकार ने कि एक्सचेंज की लिमिट बढ़ा दी जाएगी या आप कितना भी एक्सचेंज कर पाएंगे, लेकिन 24 तारीख को हमने देखा, नवंबर 24 को, कि इन्होंने एक्सचेंज करना बंद ही कर दिया। तो आम आदमी को तो धक्का जरूर पहुंचा है कि मेरा नोट अभी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो अभी मैं सिर्फ डिपॉजिट कर सकता हूं, तो अभी सिर्फ वो डिपॉजिट करने में लगा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी तक आम आदमी इतना कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि वो अभी तो पैसे अपने पहले डाल दें बैंक में, ताकि वो खुश रहें कि मेरे पैसे बच गए, जो वैल्यू मेरे पास थी वो वैल्यू मुझे जो भी तारीख को मिलेगी। लेकिन अगर आप देखा जाएगा, इसका आर्थिक में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि इसमें जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रही है, मानिए जो कारोबार में अभी धीमी पड़ी है, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले आदि गोदरेज जो चेयरमैन है गोदरेज ग्रुप के, उनसे मैं काफी देर बात कर रहा था और इंडियन एक्सप्रेस में हमने उनका इंटरव्यू भी किया था। तो उन्होंने कहा था कि उनका जो कंज्यूमर गुड्स का जो बिजनेस है वो 50% से गिर पड़ा है। वैसे ही आप साइकिल्स देख लीजिए, लुधियाना में वहां पे 40% उनका प्रोडक्शन गिर गया है। तो ऐसे बहुत जगह पे जो धंधा धीमा पड़ गया, वो तो एक बात है। डर इस बात का है कि जैसे कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर है, जो सबसे ज्यादा जॉब्स देती हैं, जो जहां पे सबसे ज्यादा बाकी चीजें लगती हैं, जैसे स्टील सीमेंट भी लगता है, वो सब धंधे भी बहुत अभी बिल्कुल कम हो गए और लगता नहीं है कि अगले 2-3 साल तक ये धंधा कभी बढ़ेगा भी। रियल एस्टेट का तमाम ये चिंताएं हैं। उम्मीद कर वक्त शीतकालीन सत्र के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये चिंताएं सदन के पटल तक पहुंचे, विपक्ष पहुंचाए और सरकार इसे समझे। बहुत शुक्रिया आप चारों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम टाइम में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक। नोटबंदी के 1 महीने बाद भी जहां एक तरफ आम लोग कैश के लिए घंटों कतारों में खड़े हैं, वहीं कुछ लोग बैंक कर्मियों की मदद से रोजाना 1 करोड़ तक के पुराने नोटों को बदलवाने का भरोसा दे रहे हैं। ये घपला बैंक वालों की मिलीभगत से हो रहा है। हमारे संवाददाता सिद्धार्थ पांडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक खोखा डेली करवा सकते हैं, डेली एक खोखा, नए नोट नहीं, जितना मर्जी दोगे तुम उतना आपके घर में पहुंच जाएगा, मैं पहुंचा के जाऊंगा। उनका बंदा मैनेजर है, बैंक से जो लाता है, अब मैं क्या बताऊं, जो बंदा पैसा ला रहा है ना उसी के रिश्तेदार है। मैं तुम्हारे को इतनी हिंट दे दी, बैंक मैनेजर अब वो अच्छे लेवल पे है, वो है बैंक मैनेजर भी नहीं है, वो बहुत बड़े लेवल पे है। हाँ बैंक मैनेजर। एक दिन पहले ही राजधानी में दिल्ली पुलिस ने निजी बैंक के 2 मैनेजरों को गिरफ्तार किया, जिन पर 40 करोड़ की अवैध नोट बदली के आरोप हैं। फिर भी दलाल बेखौफ हैं और बंद हो चुके 500 और 1000 के नोटों में रोजाना 1 करोड़ की रकम बदलाने का दावा कर रहे हैं। इस बात का भरोसा भी मिलता है कि पैसा बैंक से ही उसके दोस्त के जरिए आएगा। वो जो पैसा आया हुआ है वो बैंक से ही आया हुआ है, लेकिन देखो क्या होता है, अब हमारे भी रिलेशन है बैंक से, तो इस चीज को हम नहीं चाहते। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि इस तरीके से कालाधन का कुछ हिस्सा वापस बाजार में आ चुका है। There has to be some administrative mechanism so that this type of activities are not there. दिलचस्प बात यह है कि मंगलवार को 2 सीनियर बैंक मैनेजरों की गिरफ्तारी इस आरोप में होती है कि उन्होंने फर्जी कंपनियों के खाते में 39 करोड़ की नगद राशि जमा कराने की इजाजत दी, जिन्हें बाद में नए नोट के रूप में निकाला जाना था। वित्त मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए चेतावनी जारी की है और नोटबंदी के इस 1 महीने में सरकारी बैंकों के 27 अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। इधर एक्सिस बैंक का कहना है कि बैंक के कायदे कानून बेहद सख्त हैं और नोटबंदी के बाद से लेन देन की मॉनिटरिंग के अतिरिक्त कानून लागू किए गए हैं। बैंक पहले से तय आचार संहिता के मुकाबले अपने किसी भी कर्मचारी के आचरण को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति रखता है। इस विशेष मामले में बैंक ने आरोपी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। नोटबंदी के करीब 1 महीने बाद भी नोटों की दिक्कत बनी हुई है, लेकिन वहीं कुछ बैंक कर्मी पैसों के लालच में नोटों की अवैध बदली करने में लगे हैं। नई दिल्ली से सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद सब्जी मंडी में किसानों को अपनी उपज का जो दाम मिल रहा है वो किसी मजाक से कम नहीं। 50-60 किलो की पत्ता गोभी का कट्टा किसान को सिर्फ 100 रुपए में बेचना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ दूसरी हरी सब्जियों के साथ भी हो रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की साहिबाबाद सब्जी मंडी में हूँ और यहाँ पर आपको बताता हूँ कि पत्ता गोभी क्या भाव बिक रही है। हमारे साथ हापुड़ के पास सुल्तानपुर गांव से आए कलवा हैं। कलवा जी, ये बताइए कि आप पत्ता गोभी लेकर आए, क्या भाव आपको मिल गया इसका? इसका मिल गया 100 रुपए का भाव। 100 रुपए कट्टा? 100 रुपए कट्टा। और आपकी खेत में इसकी लागत कितनी आ गई है? 120 रुपए की। 120 रुपए की खेत में ही लागत है? हाँ। और यहाँ तक जो किराया लगा वो 45 रुपए लगा किराया। यानी कि 165 रुपए की आपकी इस पे लागत ही लागत है? हाँ, 165 रुपए की लागत है। और केवल 100 रुपए आपको मिल रहे हैं? 100 रुपए मिल जाए इसमें केवल। मेथी जो है क्या भाव मिल जा रही है? ये जा रही है जी 8 रुपए किलो। अब इसकी लागत आती है 10-11 रुपए किलो की। 10-11 रुपए किलो की लागत है और बिक्री 8 रुपए किलो, 7 रुपए किलो। मतलब खेत में कितनी लागत है इसकी? खेत में 5000 रुपए बीघा की लागत आती है। अच्छा, 5000 रुपए बीघा का मतलब कितना हो गया किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से लगभग 8 रुपए के आसपास आपका आ गया। तो वैसा खर्चा होगा लेबर का। अच्छा, लेबर भी है और जहाँ लाने का किराया है? किराया भी है, तो 11 रुपए किलो का खर्चा है इसका। मतलब खेत से यहाँ तक लाने का खर्चा 11 रुपए? नहीं, खेत समिति जैसे खेत में से मेथी आती है हाँ, तो यहाँ तक लाने में 11 रुपए किलो की ये पड़ती है। 11 किलो की पड़ती है और अभी आपको 8 रुपए मिल रहे हैं इसके? 8 रुपए मिल रहे हैं। तो मतलब आप नुकसान में बेचने को मजबूर हैं? हाँ जी, मजबूर तो नहीं है, लेकिन लालच लगी हुई है, आज महंगी बिक जा, कल महंगी बिक जा। अच्छा। नहीं, खेत जुतवा दिए खड़े। हाँ। कच्चा सौदा कहाँ फेंकेंगे भाई? यूँ लालच लगी हुई है, हमारी लागत वापसी फिर जा। जो हम लागत लगाते हैं वो लागत हमारी वापसी फिर जाए, यूँ लालच लगा रहे। बस केवल लागत ही मिल जाए, बस उसी में खुश हो जाएंगे? उसमें ही खुश हो जाए। और पिछले साल जैसे आपने दिसंबर के शुरुआत में मेथी बेची तो क्या रेट मिल गया था? 16 रुपए किलो की बिकी थी, 80 रुपए तक। अच्छा, 16 रुपए तक मिल गया था और इस बार 8 रुपए ही है? हाँ जी, ये पैसे की वजह से है। जब पैसे 1000 के और 500 के नोट नहीं चल रहे, हाँ। तो इसकी मेहरबानी है। लोगों के पास पैसे है नहीं खुले। हाँ। इन लोगों को पेमेंट कहाँ से करेंगे? किसानों को कहाँ से पेमेंट करेंगे? अच्छा, ये जो जैसे किराया किसानों को लग रहा है, इनके पास पैसे नहीं है, तो किराए की पेमेंट आप कर रहे हैं? हाँ, तो ऐसा होता है कि किरायों की पेमेंट हम कर देते हैं, जब उनका माल बिकता है हाँ। तो उसमें से हम काट देते हैं। किसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसको उसकी उपज के जो रेट मिल रहे हैं वो रेट नहीं, एक क्रूर मजाक है। आरती इसलिए परेशान है क्योंकि जितने कम रेट पर सब्जी बिकेगी उतना ही कम आरती का कमीशन होगा। और ग्राहक इसलिए परेशान है कि भले ही सब्जी के रेट कम हो गए लेकिन उसको खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे जो हैं वो कम ही हैं और जो बैंक से कम पैसे भी निकल पा रहे हैं उसके लिए भी उसको घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है। साहिबाबाद सब्जी मंडी से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री चाहे जो कुछ भी कहें, किसानों और मजदूरों पर इसकी मार सबसे ज्यादा है। जो कुछ साधन वाले किसान हैं वो भी परेशान हैं और जिनके पास कुछ नहीं वो तो बेहाल ही हैं। मोदी नगर के गन्ना किसान राजकुमार परेशान हैं। गन्ने की नई फसल की कटाई चल रही है लेकिन चीनी कंपनियों ने पिछला भुगतान नहीं किया है। जो थोड़ा बहुत भुगतान मिला है वो बैंकों में जमा है और नोटबंदी के बाद उसे बैंकों से निकालना मुश्किल हो रहा है। पिछली साल का नहीं दिया, 70-80 हजार रुपए है और अब की बार का भी नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी तनमन से 2-4 पर्ची आई हैं तो बैंकों से नहीं निकल रहा है। बैंक मैनेजर दे नहीं रहे हैं, भीड़ इतनी है, या तो वहाँ 4-4 घंटे हम लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है और नहीं हो पाते हैं तो फिर अपना पैसा नहीं मिलता है। गन्ना किसानों की मुश्किल ये है कि चीनी मिल उनके बकाया का भुगतान नहीं कर रहे और जो थोड़ा बहुत पैसा मिला भी है उसे बैंकों से निकालना मुश्किल हो रहा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि गन्ना किसान अपने मजदूरों को पैसा नहीं दे पा रहे और कैश की कमी की वजह से घर चलाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। यूपी में गन्ना किसानों और चीनी मिलों के बीच भुगतान का विवाद नया नहीं है। नई बस ये खबर है कि नोटबंदी के बाद चीनी मिलों से थोक व्यापारी माल अब कम खरीद रहे हैं। चीनी मिल मालिकों का ये कहना है कि नोटबंदी की वजह से थोक व्यापारियों का माल चीनी का नहीं उठ पा रहा है क्योंकि उनके पास रिटेलर नहीं है और रिटेलर जब माल नहीं लेंगे तो वो खरीद नहीं पा रहे, इसलिए उसकी वजह से भी हमारा गन्ना का भुगतान मिलने में विलंब हो रहा है। खत्ता या कुछ हमारे राजकुमार के खेत में काम करने वाली चमनकली का संकट कहीं ज्यादा बड़ा है। बेटा 1 महीने से अस्पताल में है
मजदूरी के पैसे मिल नहीं रहे। ऐसे मिलते जुलते संकट दूसरे मजदूरों के भी हैं। बैंक का जाएंगे तो बैंक में नहीं मिलते तो कहाँ से देंगे किसानी भी हमें। अब तुम्हें क्यों बतावे जो आधी किलो चावल किसी से उधार ले लो, किसी से कैसे ले लो, ऐसा उधार कर करके नहीं अपना घर चला रहे हो, कैसे चला रहे। अमरीश, आप जो दिन भर मेहनत करती हैं उसका क्या पैसा मिलता है आपको शाम में? नहीं, हमें नहीं मिलता। हमें तो ये जो चारा ले जाते हैं ना भैंसों खवाने को, इसे ही ले जाते हैं। यू ही मेहनत है बस हमारी तो। मोदी मिल के सामने गन्ना किसानों की लंबी लाइन है। एक किसान इकबाल सिंह कहते हैं उनके 4 लाख बकाया हैं। अभी जो गन्ना जमा करेंगे उसका भुगतान कब होगा पता नहीं। बैंक की किस्तें तक नहीं जा पा रही। 4 लाख रुपया है मेरा बकाया, मेरा 4 लाख। हाँ। तो आप ये गन्ना जो मिल में जमा करने जा रहे हैं उसका पैसा अभी आपको नहीं मिलेगा? पिछली साल का ही नहीं मिला, अब का तो जब मिलेगा। जाहिर है नोटबंदी ने गन्ना किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मोदी नगर से कैमरामैन एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।